हेलो। Hello. Yeah, sir, I'm in the waiting room. ओके, ठीक है हर्ष, मैंने ऐड कर दिया तुम्हें। हाय हर्ष, Hi, sir. क्या बात, बहुत लेट हो गया आज यार। सर पता नहीं आई अज्यूम कि आप 7:30 ऑन करोगे, तो मैंने 7:31 को डाल दिया था, तब से वेटिंग रूम में ही है। नहीं, बट तुमसे सुबह ही तो बात हुई थी हमारी की क्लास 7 o'clock है। हाँ, आई चेक दैट शार्प 7 तब तक स्टार्ट नहीं हुआ था, तो फिर मैं रुक गया थोड़ा सा। अच्छा, ओके ओके, या ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, सुहानी तो आज की क्लास अटेंड नहीं करेगी, शी इज नॉट एट होम। अच्छा, ठीक है, तो मुझे ओके। बताओ कि तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया अभी कवर। हाँ, अपन ने 2 दिन में 9 चैप्टर्स का टारगेट रखा था, पर मैं 6 पूरे कंप्लीट किया। 7th की एग्जाम किट बची है, इन्वेंट्री मतलब। फिर आज मेरा टैंजिबल एसेट्स हो जाना चाहिए था, बट देन आई वाज वेटिंग फॉर 20th एंड 21st चैप्टर आपने जो करके रखने बोला था। हाँ बट हाँ, देन उन्होंने 4 o'clock कंफर्मेशन डाला, फिर मैं 3 से 7 वहाँ जॉब पे चल जाता हूँ, तो फिर मैं देख नहीं पाया उनको। सो राइट ओके, नाउ, हाँ, लाइक वो जो 8th एंड 9 चैप्टर्स है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स, उसमें भी हाँ, ऐसा टैंजिबल एसेट्स आई नीड टू प्रैक्टिस, मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा खासा याद है। अच्छा, इनटैंजिबल एसेट्स वो R&D वाला है ना? हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, तो वो तो हो जाएगा, वो मैं डायरेक्ट एग्जाम किट उठा लूंगा तो भी जम जाएगा मुझे। ठीक है, हाँ, एंड देन उसके बाद के रिवाइज करने के बच्चे सब। एंड मैं ओके, सोच रहा हूँ कि वो जो मैं बोला था ना 5 को टिकट बना लेता हूँ पापा के साथ ही, हाँ हाँ हाँ, तो वो तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लाइक पापा को जाने देता हूँ। बट आई एम प्लानिंग कि मैं 11th या 12th तक का कर दूँ एग्जाम बुक, एंड तब तक आई शुड वाइंड अप। ओके, बिकॉज लाइक मेरे को सिर पे वो नहीं रहेगा ना कि टिकट हो गई है, जल्दी जल्दी करना है, तो मैं ऐसा ना कि हो कि एकदम रश में प्रिपेयर करूँ। ओके। तो हाँ 10 नहीं, 11 तक एम्पल ऑफ टाइम है मेरे पास। इट्स हाँ, जस्ट एनी टाइम बिफोर 15 दिसंबर कंप्लीट करना है। ओके, नहीं ठीक है, या सही थॉट है। ठीक है, चलो फिर आज हम एक चैप्टर करते हैं। वो ओके, चैप्टर पूरा सिर्फ फॉर्मुलेज वाला ही है और हमें सिर्फ फॉर्मुलेज करने हैं उस चैप्टर के। अच्छा। सर सुहानी का प्लान कर रही है उसका एग्जाम? सुहानी तो भी एग्जाम्स के बाद ही करेगी अब। अच्छा। एक्चुअली सुहानी है ग्रेजुएशन एग्जाम्स, हम्म। तो वो एग्जाम सुहानी के होंगे आई थिंक नवंबर दिसंबर के फर्स्ट वीक में। अच्छा, फिर तो नहीं कर पाएगी वो। एक्चुअली सुहानी का प्लान तो था कि वो पहले करेगी, मतलब हम 20 तक सिलेबस हाँ, कंप्लीट कर लेंगे। नवंबर एंड सोच रहे थे ना अपन। हाँ, नवंबर एंड तक हो जाएगा क्योंकि अभी तीन चैप्टर, बेसिकली तीन वो रह गए हैं ग्रुप चैप्टर के, ठीक है ना। तो मैंने दो की, तो मैंने तुम्हारे को रिकॉर्डिंग दे दूंगा कि वहां से रिकॉर्डिंग देख लो, वो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से मैंने समझाई हुई। सॉरी सर, बहुत डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ। कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो दो चैप्टर्स हैं मोस्टली मैं तुम्हारे को उनकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। बाकी क्लास में तुम्हारे जो डाउट्स होंगे वो मैं उसके सॉल्व कर दूंगा, सो दैट टू डू दी सिलेबस अर्ली। मतलब 24th एंड 25th? हाँ, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाट विल बी डूइंग। अभी जो चैप्टर्स हमने कर लिए, मैंने देखो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। एक सेकेंड, ये आपने बोला था करना है। हाँ, जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकेंड। ओके। हाँ, शेयर स्क्रीन। सो देखो, इसमें सिलेबस में से हमारा ये हमने कर लिया था, कंपनी अकाउंट जो मैंने क्लास में करा दिया था। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल वाला। स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ये मैंने कहा था कि तुम घर पे कर लेना। हाँ। आज मैं तुम्हें करा रहा हूँ ये वाला चैप्टर, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ठीक है, लास्ट तो वाला, ओके। हाँ, तो उसके बाद यू लेफ्ट विद दीज 4 चैप्टर्स। हम्म। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये एग्जैक्टली सेम है, ये कंबाइंड है। और ये थर्ड चैप्टर, तो ये जो चैप्टर्स है कैश फ्लो, ये 4 चैप्टर्स, इनकी मैं तुम्हारे को रिकॉर्डिंग दे दूंगा अपनी, सो दैट तुम हम्म। अपना सिलेबस जल्दी कर सको। ठीक है, बाकी क्लासेस हमारी होंगी, क्लासेस में लेट नहीं होगा। क्लासेस में तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे, आई टेक ऑल योर डाउट्स।
अच्छा नहीं सर, अब तो वो करने की जरूरत ही नहीं है घर पे, अब तो हो गया ना, लाइक 10th 11th तक मैं रुका हुआ हूँ, एंड सुहानी तो उसके बाद ही देगी, उसके एग्जाम्स के बाद। नहीं, बट सुहानी का टारगेट ये है ना कि हम 30th तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अपना। एटलीस्ट एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट सुहानी भी अपने एग्जाम दे देगी, उसके बाद फिर हम एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, हाँ फेयर इनफ। तो डोंट वरी, मैं ऐप में तो डाल दूंगा, बाकी अगर तुम्हें लगे तो देख लेना, कोई ऐसी दिक्कत की बात ही नहीं। हाँ राइट। ठीक है ना? तो अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 26। दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम्म। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है? हाँ, ये जो चैप्टर हमारा है, ये पूरा पूरा फॉर्मूला बेस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हैं जो हमें लर्न करना है। ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारा जो चैप्टर है, इससे हमें रेशोज निकालनी होती है डिफरेंट, टू सी कि हम जैसे अगर मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी। कंपनी ए प्रॉफिट अर्न कर रही है 1 लाख, कंपनी बी प्रॉफिट अर्न कर रही है 2 लाख। तो अकॉर्डिंग टू यू विच कंपनी इज बेटर? बी कंपनी बी प्रॉफिट कंपनी। ज्यादा है। अब मैं बात करूं सेल्स की, ये कंपनी ने 10 लाख की सेल्स में 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया। इस कंपनी ने 30 लाख की सेल में 22 लाख का प्रॉफिट किया है। नाउ विच कंपनी इज बेटर? ए, बिकॉज उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, तो वो तुम्हें कैसे पता चला? यू कैलकुलेटेड प्रॉफिट मार्जिन रेशो। या तो प्रॉफिट मार्जिन तुमने कैसे सोचा होगा? दिस इज 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। दैट मीन्स ये जितनी भी सेल 10%। कर रहे हैं उसका 10% अर्न कर रहे हैं। दिस इज 2 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, 30 लाख सॉरी, 1.5% into राइट। 100, that means 8.33%। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है ना? हाँ नहीं, थ्री थ्री 6.66 समथिंग, कि इतने परसेंट इनका प्रॉफिट मार्जिन है, कि सेल्स पे ये 10% प्रॉफिट मार्जिन अर्न करते हैं, सेल्स पे 6% प्रॉफिट मार्जिन अर्न करती है। मतलब अगर इस कंपनी की सेल 30 लाख हो गई, तो ये कंपनी 3 लाख का प्रॉफिट अर्न थ्री करेगी। सो लाख का दैट्स प्रॉफिट ए करेगी। कंपनी इज बेटर। वो हमें या पता कैसे चला? उसकी हमने रेशो निकाली है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा पूरा जो है वो रेशियोज पे बेस है। तुम्हें सिर्फ इस चैप्टर के फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, और फॉर्मूलेज लर्न करके तुम्हें सारी रेशियोज कैलकुलेट करनी है। तो न्यूमेरिकल्स भी होंगे ना मतलब? न्यूमेरिकल मतलब? जैसे टैंजिबल एसेट्स में है, उसमें सॉल्व करके निकालना पड़ता है ना डिप्रिसिएशन, इसमें भी कुछ कैलकुलेट करना पड़ता होगा ना? रेशियो निकालनी है, रेशियो कैलकुलेट करनी है। हाँ तो न्यूमेरिकल ये पूरा चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स ही हुआ ना? हाँ हाँ, ये पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल ही है। हाँ ओके। तो जो रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, हम्म। तो रेशियो का पर्पस क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, अब उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम रेशियो निकाल के एनालाइज कर रहे हैं कि वो कंपनी बेटर है कि नहीं। हमने देखा पिछले साल हमारा जीपी मार्जिन इतना था, इस साल हमारा जीपी मार्जिन इतना है, इससे पता चलेगा कि हमने ग्रो किया कि नहीं किया। ऐसे बहुत सारी रेशियोज हम निकालते हैं। तो राइट। रेशियोज निकालने का फायदा क्या होता है? तो जैसे रेशियोज की बात करूं अगर मैं, हाउ द फॉलोइंग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेनिफिट फ्रॉम द रेशियो एनालिसिस, कि कौन हम्म। कौन से बंदे को रेशियो से क्या क्या फायदा होगा। तो शेयर होल्डर और इन्वेस्टर को पता लगेगा कि हमने जो पैसे बिजनेस में लगाए हैं, बिजनेस कितना होल्ड करना है, रिटर्न, एग्जिट करना है। होल्ड करना है, एग्जिट करना है, वो तो हमारा डिसीजन। लेकिन हाँ रेशियो से हमें क्या पता चलेगा कि बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। राइट। बैंक और अदर कैपिटल प्रोवाइडर ये देखेंगे कि बिजनेस जो है वो इतना पैसा कमा रहा है कि वो हमारा लोन रीपे कर पाए, इंटरेस्ट पे कर पाए। हाँ क्योंकि इनको तो उससे मतलब है ना कि वो लोन रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हाँ, एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी के तो लिए। चेक करेंगे ये देखने के लिए कि कंपनी कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, सो दैट हमें भी बोनस मिले। अगर कंपनी इतना पैसा कमा रही है, हमारी मेहनत से ही तो कमा रही है, तो हमें भी राइट। बोनस मिलना चाहिए। मैनेजमेंट ये चेक करेगी कि हमारी कंपनी मार्केट में कहाँ स्टैंड करती है, दूसरी कंपनीज की रेशो को कंपेयर करके, कि हम उससे बेटर हैं नहीं है, क्यों नहीं बेटर, क्या चीज है, क्या चीज बेटर कर सकते हैं। सप्लायर ये चेक करेगा कि सेम कि, क्रेडिटेबिलिटी। कि मुझे जो क्रेडिट है, मुझे जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, या जिस कंपनी में मैं क्रेडिट पे सामान सप्लाई करूंगा, उसकी पुरानी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, कि वो टाइम पे पैसे देता है सबको, डिले तो नहीं करता। गवर्नमेंट ये चेक करेगी इन रेशो से
कि हम प्रॉफिट अर्न अगर ज्यादा कर रहे हैं तो हम टैक्स भी ज्यादा पे करें। हाँ तो दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट रेशियो। सो पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस है। सर, रेशियो एज इन रेशियो तो कोई दो चीज को कंपेयर या किसी दो चीज के बीच में वो रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी एक कंपनी का रेशियो एज इन एक ईयर वर्सेस दूसरे ईयर ऐसे निकालेंगे क्या? जो तुम्हारा F3 सब्जेक्ट है इसमें तो तुम्हें सिर्फ रेशियो जो है दैट इज कैलकुलेशन। जो ओके। F3 है ना, उसमें तुम्हारा जो फंडा है दैट इज जस्ट टू कैलकुलेट रेशियोज। फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये है तुम्हारा F3 में। जब तुम F7 में जाओगे, वहां पे आता है एनालाइज करना है। वहां पे तुम्हारे को बोला जाएगा कि हाँ तुमने जो रेशो निकाली है, दूसरी कंपनी की रेशो ऐसी है, तुम्हारी रेशो ऐसी है, तो बताओ क्या बेटर है क्या नहीं। वो तुम्हारा F7 का काम अच्छा। है। F3 में तुम्हारे को सिर्फ रेशो कैलकुलेशन ही करनी है। ओके। ठीक है। तो रेशो जो हमारी होती है, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। तुम्हारे पास नोट्स है मेरे? हाँ, आपने व्हाट्सएप पे भेजे थे ना। नहीं, तुमने प्रिंट आउट नहीं निकाला अब तक? नहीं, प्रिंट आउट तो नहीं निकाला। नहीं, प्रिंट आउट निकाल के रखो। वैसे मैंने बोला हुआ है काफी बार। एनीवेज चलो, हाँ। रेशोज के नोट्स का मैंने ठीक है प्रिंट सर, आउट मैं निकाल। अभी का स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ। हाँ, ओपन कर लो। वो बहुत जरूरी है वहां, क्योंकि वहीं से फॉर्मूले तुम्हें लर्न करना है। मैंने बड़े शॉर्ट्स में सारे फॉर्मूलेस करवाए हैं वो। ओके। तो सबसे पहले आती है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। हमारी 4 टाइप की रेशोज होती है। एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी, एक लिक्विडिटी, एक एफिशिएंसी और एक पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है, प्रॉफिटेबिलिटी हमें ये बताती है कि बिजनेस कितने एनुअली प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, कितने प्रॉफिट्स उसके बढ़ रहे हैं, कितने प्रॉफिट्स उसके कम हो रहे हैं। वो पता चलता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में। ठीक है। लिक्विडिटी में हमें ये पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है वो शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म में कितना लिक्विड है, मतलब शॉर्ट टर्म में जितने भी पेबल्स हैं वो उनको टाइम पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कि लिक्विडिटी मतलब कि अगर ऑन द स्पॉट मुझे क्रेडिटर्स को पैसे के पे करने पड़ जाए, सप्लायर को, तो क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सप्लायर को पे कर पाऊं। दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। कि शॉर्ट टर्म में मेरे पास कितना अवेलेबल कैश है जो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। एफिशिएंसी रेशियो से मुझे पता चलेगा कि मेरा जो काम है वो कितना एफिशिएंटली चल रहा है। मेरा जो काम है कितना एफिशिएंटली चल रहा है। मेरा जो स्टॉक है वो कितनी जल्दी बन के बिक रहा है। रिसीवेबल जो है उससे कितनी जल्दी मुझे पैसे आ रहे हैं। पेबल को ऑन एन एवरेज कितने टाइम में मैं पैसे दे रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी रेशियो। कि मेरा बिजनेस कितना एफिशिएंट चल रहा है, स्टॉक कितनी देर तक। नॉर्मली हम ये बोलते हैं जितना कम स्टॉक हमारे पास रहेगा उतना बेटर है। स्टॉक आया बिक गया बेटर है। अगर स्टॉक हमारे पास काफी ज्यादा रहा तो वो तो हमारा नुकसान हो जाएगा। स्टॉक का होल्ड करके रखना पड़ेगा। स्टॉक जहां रखेंगे उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, स्टॉक डैमेज होगा उसका खर्चा। तो हमारा टारगेट तो ये होता है कि स्टॉक आए, बने और बिक जाए। रिसीवेबल मतलब कि जो पैसे हमें आने, कितनी टाइम पे हमें पैसे आ रहे हैं। कि हमारे जो रिसीवेबल्स हैं ऑन एन एवरेज 60-70 डेज में हमें पैसे आते हैं, चलो वेरी गुड। पेबल ऑन एन एवरेज हम 80 डेज में इनको पैसे देते हैं। क्यों भाई 80 डेज, 2.5 महीने बाद तुम इसको पैसे देते हो, कोशिश करो जल्दी देने की। दैट इज एफिशिएंसी। लास्ट आता है हमारा पोजीशन। पोजीशन से ये हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में हम बिजनेस में सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दैट इज पोजीशन। तो 4 टाइप की हमारी रेशियोज होती है हर्ष। क्लियर है? या सर, मैं वो नोट्स डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, वो रीसेंड करने बोल रहा है। मैं अभी शेयर करता हूँ, रुको। हाँ। ये मैंने पहले वैसे काफी बार बोला है हर्ष के नोट्स का ना प्रिंट आउट निकाल के रख लो, ये बहुत जरूरी है। हाँ सर, मैंने सेव किया था पर फिर भूल गया निकालना। ये लो, मैंने भेज दी दोबारा नोट्स।
एंड सर एक बार लिक्विडिटी एक्सप्लेन कर देना फिर से। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म में हमारे पास रेडिली अवेलेबल कैश कितना है। जैसे मेरा जो रिसीवेबल्स है, मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कैश रखा हुआ है, मेरे इतने रिसीवेबल हैं, इतनी मेरी इन्वेंट्री है, और इतने मेरे पेबल्स हैं। तो अगर मुझे पेबल को लेट्स से 10,000 देने हैं, मेरे पास 3,000 कैश है, 4,000 मुझे रिसीवेबल से आने हैं, 2,000 मेरे पास इन्वेंट्री है। तो देखा जाए 4 और 3 5 6 7 8 9, मेरे पास टोटल जो पैसे हैं या मेरे पास आने हैं वो है 9,000, और पेबल जो मुझे देने हैं वो देने 10,000। तो ये रिस्की सिचुएशन है। इसका मतलब 1,000 मेरे को कहीं से लोन लेके देना पड़ेगा, या मेरे को कोई एसेट सेल करना पड़ेगा, हम्म, तो है मतलब ना। लिक्विड एसेट्स बेसिकली 9,000 के है। एग्जैक्टली, लिक्विड एसेट्स बेसिकली 9,000 के हैं। तो दैट हाँ इज लिक्विडिटी रेशियो टू चेक कि जो हमें शॉर्ट टर्म में पैसे देने हैं, तो शॉर्ट टर्म में जो रेडिली अवेलेबल हमारे पास पैसे हैं वो कितने उसके वर्थ है। ओके, जैसे गोल्ड को बहुत लोग लिक्विड एसेट बोलते हैं ना कि गोल्ड रखना चाहिए अपने पास। गोल्ड को अभी हम बात नहीं कर रहे, हम तो स्टडी की बात करेंगे देखो, क्योंकि कंपनीज हाँ गोल्ड नहीं रखती अपने पास। हाँ हाँ। क्योंकि हम इंडिविजुअल, वो जो गोल्ड होता है वो एक हाउस होल्ड आइटम है। कंपनीज कभी भी गोल्ड अपने पास परचेज करेंगे रहते, वो कहेंगे वो पैसा गोल्ड में लगाना है, फिर बिजनेस क्या करना है। हाँ नहीं नहीं, मैं डोमेस्टिक वे में ही बोल रहा था, मैंने सुना है बोलते हुए। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो बात तुम्हारी सही है कि लोग गोल्ड रखते हैं, बट दैट इज नॉट ऑल्सो राइट। गोल्ड रखना, गोल्ड बेचना, तुम अगर गोल्ड रखोगे भी, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि गोल्ड तुम्हारे को कोई स्टिक में, गोल्ड की मेकिंग होती है, सब कुछ होती है, राइट। तो वो थोड़ी रिटर्न होती है। तो वो चीज है, दैट इज रेडली कन्वर्टेबल कैश। तो तुम एफडी करा लो, फिक्स डिपॉजिट करा लो, बहुत जल्दी टूट जाती है। शेयर्स में पैसे डाल दो, 2 दिन में पैसे आ जाते हैं। हाँ। गोल्ड इज नॉट दी ओनली ऑप्शन, लॉट ऑफ ऑप्शन आते हैं। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले जो रेशो आती है हमारी हर्ष, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में जो सबसे पहली रेशो हमारी होती है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम? इट सेल्स इज माइनस सेल्स सेल्स करने के कॉस्ट लिए ऑफ जो पैसा सेल्स लगा। हाँ। माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता था हमारा? कॉस्ट ऑफ सेल्स इज, बताओ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परफेक्ट। तो ये है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। फटाफट इसको देखो, इसको लर्न करो, फिर बढ़ते हैं आगे। ये बेसिकली परसेंटेज निकाल रहे हैं ना अपन। हाँ, ये जो आंसर आएगा दैट विल बी इन ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। का ही परसेंटेज निकाल रहे हैं। हम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में निकाल रहे हैं कि सेल्स का कंपेयर करके कितने परसेंटेज हमारा हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट है। अंडरस्टूड सर। अब देखो, ये जो रेशियो है हमारी, ग्रॉस प्रॉफिट, जब भी ऐसी रेशियो आप निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। तो तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ कौन कौन सी चीजों से हमारी रेशो में चेंज आएगा या नहीं आएगा। हम्म। अब जैसे है चेंज इन सेल प्राइस, अगर हम सेल प्राइस चेंज करेंगे तो रेवेन्यू चेंज हो जाएगा। हाँ। हाँ, उससे ग्रॉस प्रॉफिट में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर सेल प्राइस में चेंज हुआ तो हमारी रेशो चेंज हो जाएगी। राइट। चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स मतलब कि जो मेरी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं, जो मैं चीज परचेज कर रहा हूँ, पहले महंगी परचेज करता था, अब सस्ती परचेज कर रहा हूँ, इससे भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बदल जाएगा। हाँ। तो रेशो चेंज हो जाएगी। यस। इनकरेक्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अगर मैंने स्टॉक को गलत वैल्यू करा, जैसे इन्वेंट्री चैप्टर में होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी तो विच एवर ह्यूमन इज लेस। एरर। और एक चीज हमने पढ़ी थी क्या, कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन होता है। यस। मतलब अगर मैंने गलती से अपना स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, स्टॉक कम दिखा दिया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। दैट मीन्स इनकरेक्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन से भी रेशो चेंज हो सकती है।
चेंज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स ड्यू टू एफिशिएंसी और प्राइस मूवमेंट। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा चेंज हो गया तो ऑफ कोर्स मेरा ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाएगा और रेशियो विल चेंज। सो दीज आर द थिंग्स दैट विल इफेक्ट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हाँ सर, मैं अब पूछा तुम था वहाँ पे विल इफेक्ट 2 इयर्स इसलिए लिखा है क्या, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर का ओपनिंग रहेगा? राइट राइट राइट। तो अगर हाँ, हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो इस साल में भी फर्क पड़ जाएगा, अगले साल में भी फर्क पड़ जाएगा। पिछले साल के इसमें, ठीक है, समझ गया। ठीक है। दूसरा, इसके बाद अगर तुमसे पूछा जाता है, जैसे बताओ कि पहले मैं कैश सेल करता था, अब मैं क्रेडिट सेल करता हूं, तो क्या इससे रेशियो में फर्क पड़ेगा? हम्म, नहीं सर, एज लॉन्ग एज नहीं, सेल्स क्योंकि उतनी नहीं हो रही है। क्योंकि ये तो परफेक्ट, ये टोटल सेल्स है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट, डजंट मैटर। हाँ, क्योंकि अपन ने रिकॉर्ड तो कर दिया ना जब सेल हुआ, कैश कभी बिल्कुल, भी तो आया, कैश क्रेडिट हो चाहे कभी भी। क्रेडिट हो, डजंट मैटर। हाँ। तो उससे रेशियो में चेंज नहीं आएगा, तो ये चीजें तुम्हें एनालाइज करनी पड़ेंगी। ओके। ठीक है। या। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो बेसिकली क्या होता है तुम्हारे को, जैसे तुम्हारे को क्वेश्चन में लिखा होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद तुम्हें लिखा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट। हाँ, इंटरेस्ट ये मतलब। आगे का तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये एबिटा मार्जिन है क्या सर? हाँ, इसमें से तुम माइनस करोगे टैक्स, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो तुम एबिटा कह रहे हो, एबिटा यही होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। या। तो बेसिकली अगर तुम्हारे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है और तुम्हें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब तुम इंटरेस्ट और टैक्स को प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, ऐड कर तभी देंगे, हाँ। तभी तुम्हारा आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और अगर तुम्हें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो तुम सिंपल इसमें फाइनेंस कॉस्ट को ऐड कर दोगे, क्योंकि टैक्स अभी इसमें से माइनस करा ही नहीं हो। हम्म। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, दैट मीन इसमें से भी टैक्स नहीं माइनस करा, हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट भी हम यहाँ पे दोबारा ऐड बैक कर देंगे। ओके। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100, और ये भी जो आंसर आएगा दैट विल बी इन परसेंटेज। परसेंटेज, या। ये जो है फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले सारे तुम लिख रहे हो ना, तुम अभी या समझ रहे हो, ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे F7 में एग्जैक्टली सेम चैप्टर है, बिल्कुल सेम फॉर्मूलेज है। तुम्हारा पूरा F7 का एक चैप्टर हो जाएगा, उसमें सिर्फ तुम्हारा एनालिसिस वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे एनालिसिस नहीं है, यहाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अच्छा। ये पढ़ लो एक बार, इसमें कोई डाउट हो मुझसे पूछना, ऐसे फटाफट से सारी रेशो करते चले जाते हैं। हाँ सर, ये सब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, क्योंकि ये जो आपने राइट साइड में लिखा है ब्लू कलर में, इस सबको कैलकुलेट करने का तो कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है अपने पास, वो तो है कुछ ना? भी आ सकता है, जैसे मर्जी घूम के आ सकता है एग्जाम में। ओके। हो सकता है एग्जाम में तुम्हारे को ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो, ये माइनस करने को बोला गया हो, तो तुम ग्रॉस प्रॉफिट में ये भी माइनस कर दोगे, ये भी माइनस कर दोगे, इसको माइनस नहीं करोगे। हम्म। ऐसे भी कर सकते हो। या फिर तुम्हारे को ये दिया होगा, तो कहीं से कुछ भी आ सकता है। तुम्हारे को जो पहुंचना है, यू हैव टू रीच हेयर, यहाँ पहुंचना है, दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके। ठीक है सर, समझ गया सर। ये जो सिग्निफिकेंट चेंज वाला है वो मैंने रीड ही नहीं किया। वो बेसिकली इनमें से कुछ भी अगर गलत होगा या चेंज होगा तो उसके बेस्ड वो चेंज हो उससे जाएगा ना? हमारी रेशो में चेंज आएगा। हाँ हाँ, ठीक है, वो समझ गया। नेक्स्ट हमारी रेशो आती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, बहुत सारी कंपनीज में तुम्हारे को देखने मिलेगी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ROCE। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि जितने हमारी कंपनी में जो जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, जैसे कंपनी में पैसे एक तो ओनर लगाता है, दैट इज इक्विटी, ओनर या शेयर होल्डर, हाँ। और एक हम लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं बिजनेस में पैसे लगाने के लिए। सो जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हैं उनको कंपनी से कितना रिटर्न आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सेम वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो ऊपर पड़ा था, डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कि इक्विटी मतलब ओनर ने कितने पैसे लगाए हैं, बाहर वालों ने कितने पैसे लगाए हैं, दैट मीन्स नॉन करंट लायबिलिटी, इनटू 100। ये आ जाएगा हमारा कि जितने पैसे लोगों ने इस कंपनी में लगाए हैं उसका कितना परसेंटेज कंपनी अर्न कर रही है, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम डेट भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं इक्विटी और इसको बोलते हैं डेट। Debt which is supposed to be paid off within a year, right? नहीं नहीं, डेट वो होता है करंट लायबिलिटी, डेट मतलब कि हमने हाँ, लोन ये लिया हो। नॉन करंट है, हाँ, लंबे वाले, ठीक है। अब एक बार ये पूरा अच्छे से पढ़ लो, ओके। कोई भी डाउट इसमें मुझसे पूछो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, नहीं है डाउट तो। तनिका मेरी क्लास चल रही है, जाओ भी। ठीक है सर, मैं पूछ रहा था जो टैक्सेस शेयर रिटर्न में लगता है, वो परसेंट एंड जो टैक्सेस कंपनीज पे करती है वो परसेंट सेम नहीं होता है क्या? जो टैक्सेस शेयर्स में लगता है मतलब, जैसे अगर मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया तो उसमें जो भी प्रॉफिट अपन अर्न करते हैं उसमें भी टैक्सेस लगते हैं ना? प्रॉफिट अर्निंग पे टैक्स नहीं लगता, जब तुम शेयर सेल कर दोगे तब लगेगा टैक्स। अच्छा। अगर तुमने किसी कंपनी के शेयर लेके रखे हुए हैं, वो शेयर 100 का तुमने परचेज किया था, आज चाहे 1 लाख का हो जाए, तुम्हें कोई टैक्स नहीं पे करना। जिस दिन तुम ओ, उसको सेल करोगे उस दिन तुम्हें टैक्स पे करना होगा। अच्छा ठीक है, इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगा है। मतलब मुझे लगता था कि उस पे भी टैक्स लगता होगा। आई वाज वंडरिंग कि फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों यूज किया, टैक्स के बाद वाली प्रॉफिट लगा दो, पर ठीक है, अब क्लियर हो गया। नहीं नहीं, टैक्स के बाद वाले प्रॉफिट इसलिए देखो हर्ष, बिफोर वाले प्रॉफिट क्या है, देखो मैं लॉजिक बताता हूँ। जो हम हम्म। टैक्स पे कर रहे हैं ना हर्ष, ये हाँ। टैक्स हमारा कोई ऐसा बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है कि जो यूज हो रहा है कहीं बिजनेस में। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ, सुनो ध्यान से, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 1 लाख रुपए लगा के मैंने 15,000 रुपए कमाए, लेकिन 15,000 में मुझे 40% टैक्स लग गया, तो अल्टीमेटली मैंने 9,000 रुपीज कमाए। तो तुम क्या बोलोगे कि सर कमाए तो आपने 15, जो वो है वो तो टैक्स है, वो कोई खर्चा बिजनेस का ही थोड़ी कि बिजनेस का एक्सपेंस है वो, कोई बिजनेस के लिए तो खर्चा कर नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का टैक्स है। कमाई तो है ना, मतलब अगर मान लो किसी दिन टैक्सेशन 0 हो जाए, तब तो हम 15,000 कमाएंगे ना। हाँ सर। कमाई तो 15 है, वो तो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, उसकी वजह से मेरा वो अमाउंट कम हो गया। लेकिन तभी इसमें हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट भी इसमें क्यों ऐड करें, क्योंकि अगर नॉन करंट लायबिलिटी वालों को हमने इंटरेस्ट ही दे दिया हम्म। तो हमें पता कैसे चलेगा कितने पैसे हम कमा रहे हैं। राइट राइट।
ठीक है, समझ गया सर, ये रीड कर लिया। समझ गए? हाँ हाँ। नेक्स्ट आता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कि जितने ओनर्स हैं, ओनर्स के लिए जितने पैसे ओनर्स ने लगाए थे यानी इक्विटी वालों ने, उनके लिए कितना पैसा बच रहा है। दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज बोलते हैं, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, कि जो मैंने प्रॉफिट कमाया था उसमें टैक्स मैंने पे कर दिया, टैक्स पे करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैंने डिविडेंड दे दिया। ये करने के बाद ही पता चलेगा ना इक्विटी वालों के लिए कितना पैसा बचे। हाँ राइट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रायोरिटी मिलती है ना। प्रायोरिटी मिलती है, तो हमें तो देखना है इक्विटी वालों के लिए कितना पैसा बचा है। तो वो कैसे हाँ पता चलेगा, जो प्रॉफिट कमाए थे उसमें से टैक्स पे कर दिया, उसमें से प्रेफरेंस वालों को दे दिया, बचा हुआ हमारा इक्विटी वालों के लिए। सो दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, अंडरस्टूड। एक बार इसको पढ़ लो अच्छे से 2 मिनट लगा के, हाँ सारी थ्योरी पढ़ लो। ओके सर, समझ गया। बस इतना डिफरेंस है कि ये स्पेसिफिकली शेयर होल्डर्स के लिए है एंड इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन के बाद का है ना। हाँ, इंटरेस्ट, टैक्सेशन एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। या अंडरस्टूड। क्लियर है? हाँ सर, मैं एक सेकंड वाटर बॉटल भर के आ जाऊँ। ठीक है, ठीक है। यस सर, आई एम बैक। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी लिक्विडिटी रेशियोज। तो यहाँ पे एक रेशियो और आती है, वो मैंने नोट्स में लिखी हुई है, वो यहाँ पे बुक में नहीं है। दैट हाँ हाँ, इज नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर। वो बेसिकली एसेट्स का वो होता होगा ना, रोटेशन, उसके हिसाब से। नहीं नहीं, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो होती है कि जितने पैसे बिजनेस में लगे हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी सेल्स हो रही है। जैसे हमने पहले देखा था ना कि आरओसीई में, कि जितने पैसे बिजनेस में लगे हैं उसके अगेंस्ट हम कितने पैसे कमा रहे हैं। तो नेट एसेट टर्नओवर में हम ये देखते हैं कि बिजनेस में जितने पैसे हमने लगाए हैं, बिजनेस ऑन एन एवरेज कितनी सेल कर रहा है हर साल। ओके, मतलब तो एसेट टू अर्निंग्स रेशियो। एसेट टू सेल्स रेशियो एक तरह से। तो अच्छा। रेवेन्यू अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये जो आंसर आता है दैट इज इन टाइम्स। और कैपिटल एम्प्लॉयड होती क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स इक्विटी ने प्लस नॉन कैपिटल। करंट लायबिलिटी। हाँ। ठीक है, कि बिजनेस में टोटल इतने पैसे लगे थे, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ओके। क्लियर है? हाँ सर, ये आपके बुक में क्यों नहीं, आपकी पुरानी वाली है क्या? नहीं नहीं, ये बुक नहीं है। बट एक्चुअली कई बार क्या होता है, ये ना रेशोज कई बार कुछ ऐसी होती है, खाली नाम से ही रेशो बनाते हैं। तो एग्जाम में वो कहेंगे जैसे तुम्हारे को नेट एसेट टर्नओवर, नेट एसेट का मतलब ही होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक तरह से हाँ वही टर्नओवर, वही कैपिटल एम्प्लॉयड होगी हमारी।
तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें ये चीज पता हो, जबकि बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होती ये चीज, ओके, ठीक है, इसलिए। हम्म, ठीक है। या नेक्स्ट हमारी जो रेशियोज आती है दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जैसे मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म में हमारे पास कितने पैसे हैं जो हम पेबल को शॉर्ट टर्म में जो हमें पैसे देने हैं उसको उसके लिए हम कितने पैसे कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहली रेशियो जो हमारी आती है दैट इज कॉल्ड करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये आता है हमेशा this is to 1। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से प्योर रेशियो। इसका मतलब क्या है, अगर $1 की मेरी लायबिलिटी है, उसके अगेंस्ट कितने डॉलर्स के मेरे पास करंट एसेट है। तो जैसे करंट एसेट है मेरे 2 लाख, करंट लायबिलिटी है 1 लाख, तो रेशियो क्या आ गई 2:1। दैट मीन्स एक के देने के लिए उसके अगेंस्ट मेरे पास $2 है। ओके, तो जितनी ज्यादा रेशियो होगी उतना बेटर माना जाता है। हालांकि और भी बहुत ज्यादा चीज होती है कि बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई मतलब कि कंपनी वो पैसा यूटिलाइज ही नहीं कर रहा पूरा प्रॉपरली। हम्म, अगर ये रेशियो मान लो 10:1 है, इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास या तो बहुत ज्यादा कैश पड़ा है, या रिसीवेबल बहुत ज्यादा खड़े हैं कि पैसे नहीं आ रहे, या इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है कि बिक ही नहीं रही है। राइट, तो ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बट तुम्हारे को भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा F7 का पार्ट है। 7 में अभी के लिए आएगा। आपको पता होनी चाहिए दैट इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी विच इज this is to 1। फटाफट से इसको पढ़ लो, और ये पढ़ने के बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। बहुत ध्यान से समझना है इसे भी। या समझ गया सर। क्लियर हर्ष? हाँ सर, इज टू वन एज इन जो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज भी तो रेशियो ही है ना। अब जैसे करंट एसेट्स 2 है, करंट लायबिलिटीज 3 है, तो वो 2:3:1 नहीं नहीं रहेगा नहीं नहीं। कि अगर मान लो 2/3 ये हमारा आता है, सुनो, अगर जैसे मान लो न्यूमरेटर में है 2 लाख, नीचे है लेट से 50,000, हाँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 4:1। 4:1। डिनोमिनेटर में अगर 3 लाख है, तो ये आ जाएगा 0.67:1। तो हाँ, मैं वही तुम्हें पूछ रहा था कि बेसिकली यही पहले निकालना है। कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम्हें हाँ, निकालना यही है, ये जैसे निकालते हो वैसे निकालोगे, बस इस टू 1 साथ में लिख दोगे एक्स्ट्रा। ओके, ठीक है, तो ये है हमारी करंट रेशो कि लायबिलिटीज के लिए पे करने के लिए, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो 1 ईयर में मुझे लायबिलिटी पे करनी है, उसके लिए 1 ईयर के मेरे पास कितने पैसे हैं। अब नेक्स्ट आती है क्विक रेशो। क्विक रेशो क्या होती है, वो ये देखती है कि अगर मुझे ऑन दी स्पॉट मुझे लायबिलिटी को पे करना है, ऑन दी स्पॉट, अगर मुझे आज ही के दिन अपनी सारी जो करंट लायबिलिटी है उनको पे करना पड़ जाए, तो उसके लिए मेरे पास कितने पैसे हैं। तो यहां पे अगर मैं बताऊं, जैसे मेरे पास कैश है, कैश मैं यूज कर सकता हूं। हाँ, रिसीवेबल्स हैं जो मुझे पैसे आने हैं, मैं उनसे भी किसी ना किसी तरीके से पैसे मांग सकता हूँ कि चलो थोड़ा डिस्काउंट देके मेरे को पैसे दे दो। हाँ, ठीक है ना। या फिर मैं किसी बंदे को ही बोल दूंगा जिसको मुझे 1 लाख देने हैं, कि मुझे उससे 1 लाख आने, तो वहां से एडजस्ट कर ले। हाँ, राइट। एक ऑप्शन है ना, ये भी कर सकते हैं। हम्म, लेकिन जो मेरा स्टॉक है, जो मेरी इन्वेंट्री है, क्या मैं इन्वेंट्री को एक ही दिन में सारी सेल कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। है ना, इन्वेंट्री तो जब बिकेगी तभी बिकेगी, ये थोड़ी कि मैं इन्वेंट्री एक दिन में सारी सेल कर दूंगा। अगर या इन्वेंट्री में एक दिन फिर में सेल कर सका अगर तो। हाँ बोलो बोलो। जिसको भी पेएबल है, इफ ही इज ओके विद इन्वेंटरी इंस्टेड ऑफ कैश, तो उसी को पकड़ा दो पूरी नहीं नहीं, वो इन्वेंटरी। क्यों लेगा इन्वेंट्री तुम्हारी, बताओ। हाँ,
ये ऐसे तो थोड़ी बहुत होता है कि वो तुम्हारी इन्वेंट्री ले लेगा। स्पेसिफिक, है ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। कोई भी नहीं लेगा ऐसी इन्वेंट्री, क्यों लेगा? वो जो जो इसने तुमसे सामान लेने, जिसने तुमसे पैसे लेने हैं, वो तुमसे पैसा ही लेगा ना, वो इन्वेंट्री लेके क्या चार्ज थोड़ी डालेगा उसका। राइट। मैं हूं, अब मैं कोई चीज मैं तो तुम मेरे से 10 करोड़ का सामान लो, मैं बोलूं हर्ष मुझे 10 करोड़ रुपए दो, तुमने कहा मेरी इन्वेंट्री रख लो 10 करोड़ की, मैं क्या करूंगा उसका? ठीक है ना? आप ही से तो तो लिया। हाँ नहीं नहीं, मेरे से तो तुमने रॉ मटेरियल लिया, वो तो बाद में कन्वर्ट करा होगा ना उसको। हाँ हाँ, समझ गया सर। तो इसीलिए कैश और रिसीवेबल्स को ही देखा जाता है। तो क्विक रेशो निकालने के लिए, क्विक रेशो को लिक्विड रेशो भी बोला जाता है और एसिड टेस्ट रेशो भी बोला जाता है। तो ये निकालने के लिए हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। ठीक है? तो दिस इज सिमिलर टू करंट रेशो, बस फर्क ये है कि हमने इन्वेंट्री यहां से हटा दी और अब हमें पता चल रहा है कि अगर मुझे ऑन दी स्पॉट पैसे देने पड़े तो कितने टाइम में मैं अपने पैसे दे सकता हूं। क्लियर है हर्ष? हाँ सर, एक बार रीड कर लेता हूँ। अब एक बार ये रेशो पढ़ लो। ये रेशो पढ़ने के बाद जो पुरानी तुमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और लिक्विडिटी रेशो जो ये है, एक बार सारी याद कर लो, फिर हम आगे वाली रेशोस करेंगे। हाँ सर, एक सेकंड। सर, हाँ, सर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के पहले क्या क्या चीजें पे करते हैं? उसमें हमारा आ जाएगा जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग ओके। एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। हाँ, डिप्रिसिएशन नहीं ना, एबिटा में तो डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी रहता है ना। वो तो पहले ही माइनस हो चुका होता है ना उसमें से। ओके। एबिटा का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक थोड़ी करते हैं उसमें। नहीं सर, हाँ, एबिटा का पूरा फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होता है ना। नहीं 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 नहीं, अच्छा एबिटा, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे लगा तुम ईबीआईटी बोल रहे हो। नहीं नहीं, ईबीआईटी एबिटा डी, पूरा तुम डीए। ईबीआई तुम ईबीआईटी डीए बोल रहे हो। हाँ। हाँ चलो, एबिटा तुम उसमें जाओ मत अभी। देयर इज नो पॉइंट टू गो ऑन समथिंग जो हमारा सिलेबस में नहीं है, कंफ्यूज रहोगे ऐसे। ओके। ठीक है ना? तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। हाँ
यस सर, कर लिए सारे फॉर्मूलेस तो रिवाइज जी, एक बार। तो एक काम हाँ। करते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, मैं भी जरा पानी पूरी पी के आता हूँ। ओके। अभी हुआ है 8:21, 8:30 पे विल स्टार्ट। ओके कूल। सर मैं एक लास्ट चीज़ पूछ रहा था, ये कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू आपने ऐसे और ऑप्शन में लिखा है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये बेसिकली हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन से डिराइव हुआ ना? एग्जैक्टली परफेक्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारा वही बात हाँ होगी। ठीक है। तो या तो हम डायरेक्टली कर लें नॉन करंट लायबिलिटी प्लस इक्विटी, या फिर एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दे, वो भी यही बनता है। हाँ हाँ समझ गया सर। बिल्कुल सही बात।
यस सर। या सर। पढ़ ली सारी अच्छे से। हाँ। चल, अब नेक्स्ट हमारी जो रेशो आती है दोज आर एफिशिएंसी रेशोज। एफिशिएंसी रेशो लिक्विडिटी में दो ही है, क्या किसमें? लिक्विडिटी में दो ही है मतलब, है ना? लिक्विडिटी में दो ही हैं, हाँ। ओके कूल। अब आती है एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो हमें ये बताती है, इसमें जो मैंने नोट्स में लिखी हुई है ना एफिशिएंसी टर्नओवर रेशो, वो तुम हटा देना चाहे, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जो मैंने उसमें रेशो में फर्स्ट जो मेरे वाली जो है। जो नोट्स में मैंने नीचे लिखी हुई है ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, हाँ वो हटा देना। सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड और पेबल टर्नओवर पीरियड ये है। पेबल सर, पेमेंट पीरियड इन्वेंटरी पर टर्नओवर रेशियो नहीं है। नहीं, इन्वेंट्री अच्छा, टर्नओवर रेशो सबके नहीं। नीचे जो है। हाँ, सबकी जो सेकंड वाली है वो डिलीट कर देना। ओके ओके ठीक है। ठीक है, तो हमारी हाँ। एफिशिएंसी रेशियोज में सबसे पहले आती है हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड हमें क्या बताती है? वो ये बताती है कि हमारा ऑन एन एवरेज कितने दिनों में हमारी जो इन्वेंट्री है वो बन के सेल हो जाती है। दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, कि कितने दिनों में मेरी इन्वेंट्री बन के सेल हो जाती है। इसका फॉर्मूला होता है इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365, क्योंकि हमारे पास साल में 365 होते हैं। जो भी आंसर आएगा ये आएगा इन डेज, कि कितने दिनों में ऑन एन एवरेज मेरी इन्वेंट्री बन के सेल हो जाती है। तो इसमें अगर हमारे पेरिशेबल गुड्स हैं तो उनकी जो इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड होता है वो बहुत ही ज्यादा लो रहता है, एक दो दिन में सामान सेल हो जाता है। और जो हैवी आइटम्स होते हैं उनका इन्वेंट्री थोड़ा सा ज्यादा होता है। बट टेक्निकली जितनी ज्यादा ये कम होगी, जितनी कम होगी उतनी बेटर होगा हमारे लिए, कि हमारा स्टॉक आता है, बनता है, बिकता है कि नहीं? सही है। तो हम वहां पे इसको इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? ऑल दी कंपनीज ऑपरेटिंग इन दी सेम इंडस्ट्री। तो ऑन एन एवरेज उस इंडस्ट्री की क्या रेशो आ रही है और हमारी कंपनी की क्या रेशो आ रही है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार बना रहा हूँ, कार बनाने की जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, जो कार इंडस्ट्री है सारी कंपनीज का मिला के ऑन एन एवरेज डेटा, दैट इज लेट्स से 75 डेज, कि 75 डेज में एक कार बन के सेल हो जाती है। जस्ट एन एवरेज एग्जाम्पल। और हमारी आ रही है रेशो, दैट इज 60 डेज, कि 60 डेज में हमारी कार बन के सेल हो जाती है। दैट मीन्स हमारा जो है वो इंडस्ट्री से बेटर है। लॉजिकली जितना ज्यादा ये कम होगा उतना बेटर होगा। ओके ठीक है, सो इन्वेंट्रीज अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। सर, एक मतलब क्वेश्चन है। बोलो। 365 बिकॉज पूरे साल में 365 डेज होते हैं, राइट? बिल्कुल। लेकिन सर, कंपनी पूरे साल भर थोड़ी वर्किंग रहती है। पूरा साल कंपनी काम करती है। एक फिक्स्ड हॉलीडेज तो होता ही है ना हर कंपनी का। हॉलीडेज जो होते हैं कंपनी के, वो हॉलीडेज, अब एक बात बताओ, स्कूल में तुम्हारे अगर तुम अगर एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, हाँ। ठीक है, तुम पूरा महीना जॉब करते हो या फिर बीच में सैटरडे संडे की छुट्टी लेते हो? संडेज को छुट्टी अगर फिक्स्ड है फिक्स है तो। ना, तो तुम्हारे संडे के पैसे हाँ। कटते हैं नहीं। फिर। राइट। हाँ हाँ ठीक है, समझ तो गया। वो जो दिन होते हैं वो भी हमारे ऑफिशियल एक तरह से काम के दिन ही माने जाते हैं। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं मानी जाती। वो तो तब होता है जब कोई स्ट्राइक वगैरह हो गई, 3-4 महीने फैक्ट्री बंद रही, तब अलग बात होती है। राइट राइट, समझ गया। स्कूल वाले भी समर हॉलीडेज की फीस लेते हैं। फीस तो सारे लेंगे। हम्म। सही है, चलो ये रीड पढ़ कर लो। लेता हूँ। हाँ। हाँ। सब पढ़ लिया। समझ आ गया। हाँ सर, जैसे इसमें वाइन का एग्जांपल दिया तो उनके लिए तो इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादा ही रहेगा तो अच्छा रहेगा ना।
क्योंकि जितना ज्यादा टाइम तक बैरल में वाइन रखी रहेगी उतनी एज होगी। हाँ, राइट, बट दैट इज जस्ट फॉर वाइन वाला एग्जांपल। बट दैट इज जस्ट मतलब दिस इज समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, एंड उसमें भी सिर्फ वाइनरीज में होगा, जो अपने यहाँ रिटेलर शॉप्स रहती है उसमें नहीं होगा वैसा, नहीं होगा, हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, वाइन तो सिर्फ बैरल में एज होती है ना। सिर्फ फैक्ट्रीज के लिए होगा, जो वाइन शॉप्स होती है उनके लिए तो ये कमी होगी। हाँ राइट, कमी चाहिए उनको भी। राइट। ठीक है, समझ गया समझ चलो, गया। इसके बाद आती है हमारी रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। ये भी उसी की तरह होती है। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड में हमें पता चलता है कि ऑन एन एवरेज कितने दिनों में मेरे जो रिसीवेबल्स हैं उससे मुझे पैसे आ जाते हैं। ऑन एन एवरेज, ये एग्जैक्ट नहीं होता, दिस इज जस्ट एन एवरेज। हो सकता है कईयों से जल्दी आए, हो सकता है कईयों से लेट आए, बट ऑन एन एवरेज कितने टाइम में मुझे रिसीवेबल से पैसे आते हैं, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट रेवेन्यू, यानी क्रेडिट सेल। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल आता है, कैश सेल नहीं आता, क्योंकि कैश सेल में तो ट्रेड रिसीवेबल ही नहीं होते, हाँ, तुरंत ही मिल जाएगा ना पैसा। है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल अपॉन रेवेन्यू, दैट मींस क्रेडिट सेल इनटू 365। फटाफट से इसको भी पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। सर, इसका जो बी पॉइंट है सिग्निफिकेंट चेंजेस का, हम्म वो नहीं समझ रहा है। क्या चेंज इन द मिक्स बिटवीन उसका मतलब कैश है एंड चेंज इन मिक्स बिटवीन कैश एंड क्रेडिट सेल। कि अगर हम अपनी कैश और क्रेडिट सेल में जैसे पहले मैं कैश सेल करता था, लेकिन अब मैंने ज्यादा क्रेडिट सेल करनी शुरू कर दी है, तो अगर मैंने ज्यादा क्रेडिट सेल करनी शुरू कर दी है तो मेरी ज्यादा क्रेडिट सेल हो जाएगी, ज्यादा रिसीवेबल बढ़ेंगे, ओके राइट, तो उससे उससे भी रेशियो हाँ, में फर्क पड़ेगा। ठीक है समझ गया। पढ़ लिया सर पूरा। क्लियर है। हम्म। चलो, नेक्स्ट आता है हमारा पेबल पेमेंट पीरियड। अब ये पेबल पेमेंट एग्जैक्टली पीरियड सेम होगा पेबल्स के लिए। पेबल्स के लिए, कि ये कि पेबल्स को ऑन एन एवरेज कितने टाइम में हम पैसे दे देते हैं, दैट इज पेबल्स पेमेंट पीरियड। इसका फॉर्मूला भी होगा हमारा ट्रेड पेबल अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसको हम क्रेडिट परचेज भी बोल सकते हैं, ट्रेड पेबल अपॉन क्रेडिट परचेज इनटू 365। ओके। तो मुझे ये नहीं समझ रहा, क्रेडिट परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल्स अप्रोक्सीमेशन, मतलब आज सब्स्टिट्यूट्स कैसे यूज कर रहे हैं? वो लाइन में लिखा है ना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स सर्व्स एज एन अप्रोक्सीमेशन, कैसे हाँ, सर? कॉस्ट ऑफ सेल सर्व्स एन अप्रोक्सीमेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ओपनिंग माइनस स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक जब माइनस कर देंगे, थोड़ा सा स्टॉक हमारा सेल्स में यूज हुआ वो आ जाएगा। अच्छा, उनका बेसिकली ये मतलब है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टॉक हर साल कैरी होते जा रहा है, राइट। तो सॉर्ट ऑफ परचेज ही। ठीक है, समझ गया। अंडरस्टूड सर। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा एक आता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज इन्वेंट्री
टर्नओवर डे पीरियड प्लस रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड माइनस पेबल पेमेंट पीरियड। तो इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल साइकिल के ऑन एन एवरेज कितने दिनों में हमारा स्टॉक बन के बिक जाता है और हमारे को पैसे आ जाते हैं और हम वो पैसे पेबल्स को दे देते हैं। दैट इज ऑन एन एवरेज कि हमने सामान क्रेडिट पे परचेज किया, परचेज करके वो सामान हमने सेल किया, सेल करके हमारे पास पैसे आए, वो पैसे हमने पेबल्स को दे दिए, अब दोबारा से हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं। तो यहां से लेके यहां तक एक पूरे सर्कल को घूमने में हमारे को कितना टाइम लगता है? सो दैट विल बी इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड प्लस रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड माइनस पेबल पेमेंट पीरियड। ठीक है, दैट इज वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्लियर है हर्ष? हाँ सर लेकिन नेक्स्ट। हाँ पेबल पेमेंट पीरियड सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? जैसे 10 दिन में इन्वेंट्री टर्नओवर एंड रिसीवेबल कलेक्ट कर लिए मैंने, हाँ फिर पेबल जैसे 30 डेज में पैसे आ गए, तो ये थोड़ी है हाँ कि ये जो पैसे हैं 30 डेज आने के बाद हम देते हैं, तो वो सर्कल घूमता रहता है ना, जैसे हम पेबल को 20 डेज में देते हैं। सो दैट मीन्स बेसिकली हमारा पूरा साइकिल 20 डेज का है कि आज सामान आएगा, सामान आके बिकेगा, बिक के पैसे हमें आएंगे, जब हम पैसे उनको देंगे। अब देखो 20 डेज, ध्यान से सुनना, तो पेबल अगर के मैंने डेज 20 डेज और लिए पेबल्स राइट नहीं ऑफ नहीं नहीं, करने तुम में। समझ नहीं रहे। पेबल के डेज कब से स्टार्ट होते हैं? अगर हमने पेबल को पैसे देने, ध्यान से सुनो, जिस दिन हमने उनसे सामान क्रेडिट पे परचेज किया होगा यहाँ पे, वहां से हमें उनको पैसे देने होंगे ना। ये थोड़ी है कि जिस दिन रिसीवेबल से हमें पैसे आएंगे उसके 30 डेज बाद उन्हें पैसे देंगे। हाँ समझ गया। तो वो तो कैश सेल भी होती रहती है, उसमें सारी थोड़ी क्रेडिट सेल होती है, कैश सेल भी होती है। राइट। तो दैट इज ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड इज, ओ सॉरी, वर्किंग कैपिटल साइकिल इज इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड प्लस रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड माइनस पेबल पेमेंट पीरियड। आगे बढ़े। एक सेकंड सर रीड कर लेता हूँ। उसमें कुछ खास है नहीं, इसको स्किप कर सकते हो। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट आता है एसेट टर्नओवर रेशो। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका था। एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू अपॉन टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर वही बात होगी इक्विटी इक्विटी प्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी, ये भी बोल सकते हो। चलो उसके बाद अब हमारी ना, देखो तुम्हें एक बताता हूं, हमारी एक रेशो होती है क्या, आरओसीई। आरओसीई की रेशो जो होती है दैट इज ऑपरेटिंग रेशो इनटू एसेट टर्नओवर रेशो। आरओसी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशो इनटू एसेट टर्नओवर रेशो। ये बिल्कुल मैथ्स है। आरओसी का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू। यस। और एसेट टर्नओवर रेशो का रेवेन्यू अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ अभी हमने पढ़ा था। ओपी और ओपी कैंसिल हो गया, आर तो और ये आर दोनों कैंसिल कैंसिल हो हो गए। गया, सभी कैंसिल हो गया। नहीं सारे नहीं कैंसिल करने हमें हर्ष, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये भी हाँ हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। दैट मींस आरओसीई इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो इनटू एसेट टर्नओवर। काफी बार क्वेश्चन में तुम्हें ये निकालने को बोला जाएगा, वैसे कोई तरीका नहीं मिलेगा तुम्हें। ये दोनों रेशियोज दी होगी, ऑपरेटिंग रेशियो दी होगी, एसेट टर्नओवर रेशियो दी होगी, तो दिस इनटू दिस करके तुम्हारा आरओसीई आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ समझ गया। चलो नेक्स्ट आती है हमारी, आई थिंक दो रेशियो दी है बस, फिर तो चैप्टर ही खत्म है हमारा। ये देखो, ओके। चलो नेक्स्ट रेशियो हमारी आती है। सर आपने इसमें एक फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो लिखे हैं दो, हाँ वो वो यही नहीं है वाली है, क्या? करा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। नेक्स्ट आती है हमारी पोजीशन रेशो, फाइनेंशियल पोजीशन रेशो, जिसमें पहली तुम्हारी बुक में है, जैसे मैंने जो लिखी हुई है डेट इक्विटी रेशो, उसको हम गियरिंग रेशो भी बोलते हैं। ओके। गियरिंग रेशो का फॉर्मूला होता है
नॉन करंट लायबिलिटी यानी डेट अपॉन इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं डेट अपॉन इक्विटी प्लस डेट। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी में, अब सोचो एक कंपनी है, एक कंपनी में ओनर ने लगाए हैं 5 लाख रुपए और बाहर से लोन लिया हुआ है 5 लाख। एक कंपनी है ये। दूसरी कंपनी है जिसमें ओनर ने लगाए हैं 1 लाख और बाहर से लोन लिया हुआ है इसने 9 लाख। दोनों के अंदर टोटल पैसे जो इन्वेस्टेड है वो 10 लाख ही है, लेकिन इसमें 5 लाख ओनर ने लगाए हैं, 5 लाख लोन लिया है। इसमें 1 लाख ओनर ने लगाए हैं, 9 लाख इसने बाहर से लिया हुआ है। विच कंपनी इज बेटर, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में ओनर का पैसा भी है। तो कोई भी बंदा अगर इन्वेस्ट करना चाहता है या कोई इसको लोन देना चाहेगा, वो इसको ज्यादा लोन देगा क्योंकि इसमें ओनर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है। दैट इज कॉल्ड गियरिंग। गियरिंग मतलब जितना टोटल पैसा कंपनी में लगा हुआ है उसमें से कितना परसेंटेज या कितने टाइम्स पैसा हमारा बाहर का पैसा है। तो अगर मैं इसको इंटू 100 कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने परसेंटेज पैसा मेरी कंपनी में जो लगा हुआ है वो बाहर का पैसा है। दैट इज कॉल्ड गियरिंग रेशो। ठीक है। यस सर। और यहां पे एक पॉइंट क्या है, जो हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तुम्हें याद होगा मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था, मैंने एक टर्म बताई थी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हाँ। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं कि वो जिनको हमें 5 साल बाद पैसे वापस करने हैं, तो इनको हम डेट का पार्ट मानते हैं ना कि इक्विटी का। भले ही ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं लेकिन हम इनको सब्सटेंस, मतलब ये एक तरह से डेट ही हो गया कि हमें इनको पैसे वापस करने हैं 5 साल बाद, तो ये ओनर कैसे हो गई। ठीक है। तो ये है गियरिंग रेशो। लास्ट रेशो तुम्हारी आती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जो हमें ये बताती है कि हम जितना हमारा इंटरेस्ट है उसके कितने टाइम्स हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय फाइनेंस कॉस्ट। तो इससे पता चल जाएगा कि इतने टाइम्स हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और जितना ये ज्यादा होगा हायर द बेटर। क्योंकि ये चीज चेक करती है बैंक्स। बैंक जब तुम्हें लोन देगी, बैंक चेक करेगी कि तुम कितना पैसा कमा रहे हो। तुम सोचो, कमा रहे हो तुम हर साल 10,000, जो तुमने लोन लिया है उसमें इंटरेस्ट ही तुम्हारा 15,000 है, तो तुम तो हर साल लॉस में जाओगे। वो कहेंगे भाई जितना तू लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा उससे कम तो तू पैसे कमा रहे, तो तू पैसे कैसे रीपे करेगा हमारे। राइट। सो दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पीबीआईटी अपॉन फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट ही होगा बेसिकली। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट। अब फटाफट से इन रेशियोज को अच्छे से देख लो, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। समझ गया सर ये भी। क्लियर है। यस सर। चलो,
अब ये जो एक्टिविटी नंबर 2 है ये तुम्हारा होमवर्क है, इसमें सारी तुम्हें फिगर्स गिवन है, तुम्हें इसमें सारी रेशियोज निकालनी है। ओके, जितनी की है सभी होगी उसमें, है ना कवर? हाँ ये सारी रेशियोज तुम्हें निकालनी है, ये निकाल लेना। ठीक है। लिमिटेशंस ये एक बार रीड कर लेना, समझ आ जाएंगे तुम्हें, लिमिटेशंस कुछ खास नहीं है। एक्टिविटी नंबर 3 का मुझे आंसर बताओ क्या होगा। सर एक सेकंड ऊपर लेना। हाँ बस ठीक है। ओके सर, अब नीचे ले लो ऑप्शंस के लिए। सर इसका ऑप्शन डी रहेगा आंसर। ऑप्शन डी, अच्छा मुझे बताओ, तुमने ऑप्शन डी बोला है, हाँ वाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज इम्प्रूव्ड। सर, क्योंकि X1 में उसका 1.1 से कम था ना। वर्किंग मतलब कैपिटल मैनेजमेंट की बात करूं, वो तो लिक्विडिटी की बात कर रहे हो तुम। हाँ मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो ना कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसकी इंप्रूव हो गई। रिसीवेबल पहले 75 डेज में पैसे आते थे, अब 65 डेज में आ रहे हैं, ये बेटर हो गया। ये बेटर हुआ है। पेबल पहले 45 डेज में पैसे देता था, अब 50 डेज में पैसे दे रहा है, तो ये बेटर नहीं हुआ। हाँ इन्वेंट्री पहले 41 डेज में सेल होती थी, अब 36 डेज में, तो ये भी बेटर होगी। बेटर हो गया है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेटर कैसे हुआ, इन तीनों का टोटल करके। अच्छा जब तुम वर्किंग, वैसे तो ये कम आ रही है, लेकिन अगर तुम वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालोगे यहाँ पे, तो इट विल बी 75। अरे एक सेकंड, नीचे नीचे। 75 प्लस 45 प्लस 41, यहाँ आ रही है 161। 161 वहां आ रही है हाँ। 65 प्लस 50 प्लस 36, यहाँ आ रही है 151। तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कम हो गया, इसीलिए बेटर है। ओके। ठीक है, चलो मैंने सिर्फ एक्टिविटी नंबर, लिक्विडिटी के पॉइंट से लास्ट ऑप्शन कंसिडर कर लिया। नहीं वो ठीक है तुम्हारा, बट अगर तुम इसमें देखो, अब अगर हम बाकी के ऑप्शंस देख के अपना आंसर निकालना चाहते हैं, क्रेडिट कंट्रोल हैज वर्सन, जबकि क्रेडिट कंट्रोल तो बेटर हो गया, पैसे जल्दी आ रहे हैं, बेटर तो हुआ ये है क्योंकि गलत है। रिसीवेबल्स जल्दी आ रहा है। इन्वेंट्री इज एट ग्रेटर रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस, जबकि इन्वेंट्री तो अब जल्दी सेल हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। प्रेस्टीज पेइंग सप्लायर मोर क्विकली, नहीं सप्लायर को तो बल्कि ये लेट सेल कर रहा है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। हाँ मैंने ऐसे ही किया। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन, आरओसी निकालो।
सर इक्विटी कैसे निकालेंगे? बेसिकली शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम एंड रिजर्व्स तीनों रहेगा ना इक्विटी? बिल्कुल, शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम प्लस रिजर्व, ये हो जाएगा सारा इक्विटी का पार्ट। हाँ। ये तुम्हारा हो जाएगा डेट। या तो बहुत आसान है, प्रॉफिट हाँ बिफोर बस इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अपॉन दिस 96500, 22% आएगा सर। 22%। परफेक्ट। चलो अब इस चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन कर लेना और अपने सारे एग्जाम के क्वेश्चंस कर लेना पुराने। अब देखो हर्ष, अब पॉइंट ये है, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमने अब ये वाला चैप्टर भी कर लिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज चैप्टर्स, ठीक है ना? तो तुम्हारे सर वो को 20 और 21 खुद ही करना है, फिर आप नहीं कराओगे? वो तुम रिकॉर्डिंग में से कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मतलब इजी है ना वो चैप्टर, खुद से समझने हाँ लायक है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओके। तो फॉर्मेटिंग है सारी, इसके कोई क्वेश्चंस भी नहीं आते ऐसे बड़े, हम्म। ठीक है ना? ये भी बहुत सिंपल है, दोनों बहुत सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है कि इसके बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों बहुत इजी हैं। तो ओके। तुम्हारे को बेसिकली ये जो नेक्स्ट 6 चैप्टर्स हैं, ये तुम्हारे को सेल्फ स्टडी करके करने हैं रिकॉर्डिंग से। मैं क्लासेस लूंगा, आई वुड प्रेफर कि मैं डाउट्स लूं, हम्म। कि जब भी तुम्हें टाइम लगे तुम ये पढ़ लो, उस चैप्टर को रिवाइज करना है, उसके डाउट्स है वो मैं तुम्हारे लूंगा इसमें। ठीक है। तो तुम्हारा अभी होमवर्क है कि तुम्हें सारे पुराने एग्जाम के क्वेश्चंस करने हैं और ये दोनों चैप्टर कवर करने हैं बाय डे आफ्टर टुमारो, दैट मीन सैटरडे तक। हम्म। बट सर मैं जो अभी पहले के कर रहा हूँ, दैट इज मुझे 10th टू 19th भी करना है। हाँ नहीं, थोड़ा टाइम इसके लिए भी निकालो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। ओके, तो सैटरडे तक सिर्फ 20th और 21st का एग्जाम किट चाहिए ना आपको? हाँ मतलब मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हें करना है, मेरे को नहीं हाँ चाहिए, हाँ। मतलब यू तुम्हें आर करना है ये, एक्सपेक्टिंग ठीक मी टू डू दोज, है ना? है? राइट। ठीक है। तो बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ फिर, सैटरडे को विल डू कैश फ्लो, मैं तुम्हें कैश फ्लो क्लास में करा दूंगा। कैश फ्लो ओके। कराने के बाद हमारे ये चैप्टर्स रह जाएंगे। ये चैप्टर्स मैं तुम्हारे को रिकॉर्डिंग भी दूंगा, प्लस मैं क्लास में भी कराऊंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ये पूरे के पूरे तुम्हारे F7 में आते हैं और इसके बड़े क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते ही आते हैं। तो तुम्हारा 15 अच्छा। मार्क का क्वेश्चन आएगा वो इसमें से ही आएगा, हम्म। ठीक है? ठीक है, तो सैटरडे तक 20th एंड 21st करना है कंप्लीट। राइट। मेरा जितना पुराना रिवीजन है वो मैं अपने हिसाब से प्लान अप करता हूँ, एंड देन नेक्स्ट वीक विल डू रेस्ट 3। राइट। ठीक है, समझ गया सर। ठीक है, चलो। ओके चलो देन, ओके थैंक हर्ष, यू टेक सर। केयर। या